हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जीके 03। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो आइए देखते हैं। ये हमारा इस वीडियो सीरीज़ का 5वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 4 वीडियो अपलोड कर रखा है, तो उसको आप जाके अपने चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं उनको। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। मेरा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। क्या क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ठीक है। पार्थिव दूरदर्शक, क्या नाम है इसका? पार्थिव दूरदर्शक, ठीक ना। यानी पृथ्वी पर मौजूद दूर की वस्तु देखने के लिए क्या करते हैं, उसको हम पार्थिव दूरदर्शक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। सो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए, है ना, पृथ्वी पर स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए पार्थिव दूरदर्शक, इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के दूरदर्शियों में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करने के लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरा इसका विस्तार रहा। आपने इसको प्लीज़ वीडियो रोक करके और प्लीज़ पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है, एक बार और चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अगर आपको आंसर पता है तो अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप जानते हो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का, तो चारों ऑप्शन में से अपना आंसर चूज करके उस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा सी, स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो आइए जरा से जान लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को, फैक्ट को, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है ना। तो श्वेत या पॉलीक्रोमैटिक प्रकाश के, उसको बोलते हैं, जैसे श्वेत प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीक्रोमैटिक प्रकाश के किसी माध्यम, जैसे प्रिज्म, जैसे कोई भी माध्यम हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई माध्यम, जैसे सघन माध्यम प्रिज्म है, ठीक है। श्वेत या पॉलीक्रोमैटिक प्रकाश के किसी माध्यम जैसे प्रिज्म के द्वारा उसके संघटक रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश की परिक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है, कहलाती है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकृति में प्रकाश के परिक्षेपण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंद्रधनुष का बनना है, ठीक है। अब जानते हैं जो बनता है इंद्रधनुष, वो क्या है? वो एक तरह से वो प्रकाश का परिक्षेपण ही है, ठीक ना। उसके बाद से कह रहा है कि प्रकाश के परिक्षेपण के फलस्वरूप उत्पन्न रंगों के, ठीक ना, स्पेक्ट्रम का अध्ययन, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। समझ गए आप? तो जो स्पेक्ट्रम बनता है परिक्षेपण के फलस्वरूप उपरांत, उसका अध्ययन हम किससे करते हैं? तो स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र द्वारा करते हैं, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। सो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि तरल कह रहा है तरण ताल, कह रहा है तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है ना। कह रहा है तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो कारण जाहिर सी बात क्या हो जाएगा? अपवर्तन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर प्रकाश का अपवर्तन ही घटना होता है, जिसके कारण क्या होती है कि जो होता है तरण ताल, या फिर कोई भी चीज़ होता है जैसे वो गहराई मतलब कम दिखता है, ठीक है। मतलब जो वास्तविक गहराई होती है, जो उसकी रियल गहराई होती है, गहराई बहुत ज़्यादा होती है बट दिखता कम है, लेकिन आदमी जब जाता है अंदर तो डूब जाता है। इसी कारण से आदमी क्या होता है? धोखा खा जाता है। वो सोचता है कि गहरा कम है, लेकिन जब जाता है अंदर तो लगता है पता कि वो डूब गया, है ना। तो फिर लगता है आदमी रोना पीटना शुरू होना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको समझ गए हम कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ही रिफ्रैक्शन। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। आपने पढ़ रखा है इसको पहले से दोस्तों। प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत के कारण तरण ताल अपनी वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होता है, ठीक है।
तरण ताल के तल से आने वाली प्रकाश किरणें सघन माध्यम, जल से विरल माध्यम वायु की ओर आने पर अपवर्तित होकर लंब से दूर हट जाती हैं। इस प्रकार से जब वो लंब से दूर हटती तो हमको थोड़ा वो जो ताल होता है वो गहरा प्रतीत होता है, सॉरी कम गहरा प्रतीत होता है, जो उसकी वास्तविक गहराई है उससे कम गहरा प्रतीत होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पानी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है, बताइए। कह रहा है कि पानी टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वही जो पहले था, अपवर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य को। दोस्तों पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि आभासी गहराई, जो हमको आभासी दिखती है गहराई, मतलब कम दिखती है गहराई, उसको बोलते हैं काल्पनिक गहराई, आभासी गहराई, कम गहराई। ठीक है, उसके बराबर क्या होता है, वास्तविक गहराई बटा अपवर्तनांक, है ना। आभासी गहराई बराबर क्या होता है, अगर निकालना भी हो मैथमेटिकल तरीके से तो हम निकाल सकते हैं कि जो आभासी गहराई देखते हैं उसका बराबर क्या होता है, इज इक्वल टू वास्तविक गहराई जो रियल गहराई उसकी है बटा अपवर्तनांक। ठीक है, तो आप समझ गए इसको। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार एग्जाम्स में आता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है। क्या यहाँ पे है, ताप बजट यानी हीट बजट की सही व्याख्या करता है। तो चारों ऑप्शंस में से पढ़िए ध्यानपूर्वक और अपना आंसर देने का प्रयास करिए, इसका आंसर क्या होगा। सो बहरहाल इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। क्या है, यह आगत विकिरण, आगत मतलब कहाँ से आगत, सूर्य से आगत जो विकिरण आती है, यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है। बात समझ रहे हैं ना, यानी सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर आती है और जो पृथ्वी की इन्वायरमेंट से और पृथ्वी से जो किरणें जाती हैं, समझ रहे हैं ना, जो सन से विकिरण आती हैं और यहाँ से जो विकिरण जाती हैं, इन दोनों आने जाने का आगत और निर्गत विकिरण का क्या है, बैलेंस होना है, बैलेंस संतुलन है, वही क्या है, ताप बजट है। ठीक है, तो आइए इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं नीचे अच्छे से विस्तार से, ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स देखिए, ताप बजट का संबंध पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण से है, समझ गए इतना, अर्थात पृथ्वी पर सूर्य से आपतित और निर्गत विकिरण के संतुलन को, ठीक है, ताप बजट कहते हैं, समझ गए। फिर देखते हैं इसको, ताप बजट का संबंध क्या है, पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण से है, अर्थात पृथ्वी पर सूर्य से आपतित यानी सूर्य से जो विकिरण आ रही है और पृथ्वी से जो विकिरण जा रही है। ठीक है, क्या होता है कि सूर्य से विकिरण आती है तो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती भी तो है ना, वही बात कह रहा है। ठीक है, सूर्य से आपतित और निर्गत विकिरण के संतुलन को क्या कहते हैं, ताप बजट कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का, ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी की ओर आने वाले सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का 29% भाग, कितना परसेंट, 29% भाग ऊपरी वायुमंडल द्वारा पुनः अंतरिक्ष में परिवर्तित कर दिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना, पृथ्वी की ओर आने वाले सौर विकिरण का, ठीक है, 29% भाग पहले ही क्या होता है, पृथ्वी के जो बाहरी वायुमंडल होता है, ऊपरी वायुमंडल होता है, उसके द्वारा पुनः वो अंतरिक्ष में परिवर्तित कर दिया जाता है। शेष 71% हिस्से में से 23% वायुमंडल में धूल, धुएं एवं जलवाष्प तथा ओजोन आदि के द्वारा अवशोषित हो जाता है। 71 में से 29% तो ऑलरेडी बाहरी जो वायुमंडल वहाँ से हो गया, रिटर्न ऊपर चला गया, अंतरिक्ष में चला गया जहाँ से आया था, बचा कितना, 71%। तो 71% में जो 23% जो है विकिरण, वो वायुमंडल के जो धूल, धुएं, जो जलवाष्प है, ओजोन है, उन सब में क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया। अब ठीक है, हो जाता है। अंत में शेष 48% जो है विकिरण, सौर विकिरण पृथ्वी की सतह द्वारा क्या होता है, अंत में शेष 48% सौर विकिरण पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होता है। मतलब पृथ्वी तक कितना आता है, 48%।
बात समझ गए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विकिरण आए और विकिरण गए, ठीक है। तो इन्हीं विकिरण का आगत और निर्गत का बैलेंस होना, संतुलन होना क्या कहलाता है? ताप बजट कहलाता है, ठीक है। तो इसको आप हमेशा के लिए याद रखिएगा। मैंने इसको टाइम लिया बताने के लिए ताकि इसको अच्छे से समझ जाए, काफ़ी आसान लैंग्वेज में। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? क्या क्वेश्चन है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखते हैं ना कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय क्या होती है कि जो लालिमा होती है, यानी रक्ताभ टाइप का सूर्य दिखाई देता है। कहाँ पे? जब सूर्य डूबता है या फिर सूर्य उगता है तो वो किस कारण से होता है? तो वो एक होती है भौतिक परिघटना होती है जिसका नाम क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो यही जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में ना लालिमा का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक है। रेले एक वैज्ञानिक थे, नाम के एक वैज्ञानिक ने प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता यानी आई और तरंगदैर्घ्य लैम्डा में एक संबंध ज्ञात किया था, ठीक है। जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है आई, और जो तरंगदैर्घ्य होता है जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, उसको लैम्डा से दिखाया गया है। उसमें उन्होंने एक संबंध दिखाया। क्या संबंध था? देखिए यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आई इक्वल टू क्या होता है? आई समानुपाती 1/λ का 4 होता है, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने जो आई, जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है वो समानुपाती होता है किसके? वो व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा के घात 4 के, इस प्रकार से, ठीक है। यानी वो जो आई होता है, जो प्रकीर्णित प्रकाश होता है, वो समानुपाती होता है 1/λ घात 4 के, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह व्युत्क्रमानुपाती होता है लैम्डा 1/λ घात 4 के, ठीक है। तो ऐसे एक इस प्रकार से उन्होंने संबंध को दर्शाया। कौन? रेले नामक वैज्ञानिक ने। तो आइए जानते हैं इस बारे में और। नीचे है, अर्थात प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जितनी ही कम होगी, देखिए यहाँ पे, अर्थात जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जिसको हम लैम्डा से दिखाए हैं ये वाला, ठीक है, ये जितनी ही क्या होगी? कम होगी, उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। यानी यानी मतलब ये आई है, ये आई जितना अधिक प्रकीर्णित होगा उतना ही क्या होगी? ये लैम्डा जो है ये कम होगी। उल्टा है ना, 1/λ का 4 है। अगर ये भी ऊपर होता, वो नहीं होता, तो जितना प्रकीर्णित प्रकाश बढ़ता उतना ही ये भी बढ़ता, लेकिन उल्टा दिया गया है। यानी इस प्रकार से जैसे आई बढ़ेगा वैसे लैम्डा घटेगा, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में प्रकाश की किरणें अधिक दूरी तय करके पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित कम तरंगदैर्घ्य कह रहा है, जिससे सूर्य के श्वेत प्रकाश में उपस्थित कम तरंगदैर्घ्य, जिसका वेवलेंथ कम होता है, कम तरंगदैर्घ्य वाला बैगनी नीला प्रकाश तो प्रकीर्णित होकर बिखर जाता है पहले ही, लेकिन लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन कम होता है और पृथ्वी की सतह तक आ जाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह तक आ जाता है और इसलिए, ठीक है, और इसलिए इसमें हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये रहा इसका पूरा रीज़न। आपने देखा, इसको ध्यान से समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा, निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी क्या कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है, बल्कि ये प्रकीर्णन का परिणाम है। क्या है? ये प्रकीर्णन का परिणाम है, ठीक है। आपने अभी इसको देखा पहले। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जो तरल से फिर पानी से कुछ भी से जो चीज़, मतलब कोई बीकर, कोई पात्र भरा है, ठीक है, तो उसका जो तल होता है कुछ ऊपर दिखाई देता है उठा हुआ, ठीक है। तो वो किस कारण से होता है? तो वो अपवर्तन के कारण से होता है। आइए देख लेते हैं कुछ इस बारे में विस्तार से थोड़ा बहुत, ठीक है।
तो वही तरल से भरे हुए बीकर के तल होता है ना, प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण क्या होता है, कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, यही कारण है इसका। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेंस किससे बना होता है या लेंस किससे बनता है? तो आंसर क्या होगा, पहले आप ऑप्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़िए और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्लिंट कांच का लेंस किससे बना होता है, बनता है? तो फ्लिंट कांच का बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो दोस्तों लेंसों के निर्माण में क्राउन कांच एवं फ्लिंट कांच प्रयोग किए जाते हैं। इनके अतिरिक्त आजकल क्वार्ट्ज क्रिस्टल तथा एक्रिलिक प्लास्टिक का भी लेंस निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो इसके आपके सामने ये रहे अब इसके रीजंस और ये तथ्य रहे। चलिए हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? कह रहा है कि दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? आपको अगर आंसर पता हो तो आप आंसर कमेंट कर सकते हैं, बताइए। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनेमा। ठीक ना, दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत क्या है? सिनेमा के पीछे का सिद्धांत है ना, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने है कि मस्तिष्क द्वारा रेटिना पर पड़ने वाले प्रकाश की संवेदना प्रकाश स्रोत या प्रतिरूप के हटने के कुछ क्षण बाद तक रहती है नहीं रहती है, जिससे दृष्टि का स्थायित्व कहते हैं। बात समझ रहे हैं? यदि किसी क्रिया के विभिन्न पहलुओं के चित्रों को एक क्रम में तैयार किया जाए और उन्हें एक द्रुत क्रम में देखा जाए तो आंखें चित्रों को जोड़ देती हैं और परिणामतः चलते हुए प्रतिरूप का भ्रम होता है। इस कल्पना का उपयोग चलचित्र या टेलीविज़न में होता है। तो आप जान गए, इसको समझ गए। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो रोक करके आप खुद पढ़ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मरीचिका एक उदाहरण है। मरीचिका एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? आप ऑप्शन पढ़िए ध्यानपूर्वक और अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, जो मरीचिका है ना, वो क्या है? वो प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। मरीचिका आपके सामने दिख रहा है, आंसर इसका प्रकाश के अपवर्तन और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक ना, मरीचिका मतलब वही जो बनता है इंद्रधनुष, उसी को बोलते हैं मरीचिका। ठीक है, समझ गए। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को दोस्तों। मरीचिका, ठीक है, मरीचिका कुछ मतलब जैसे मैंने बताया ना, जो होता है रेनबो, कुछ उसी टाइप का होता है भी। ठीक है, मरीचिका जिसको बोलते हैं मिराज, एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। समझ रहे हैं? ये मैंने बताया पहले, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। मरीचिका जो होता है वो नहीं होता है, वो कुछ दूसरा होता है। ठीक है, वो रेनबो दूसरा होता है और ये दूसरा होता है, लेकिन कुछ ऐसे ही उसी टाइप का होता है। ठीक है, कह रहा है कि एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है जिसमें प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब तथा अन्य अनेक प्रकार के विरूपण देखता है। ठीक है, वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक, है ना, प्रेक्षक का भ्रम दूर हो जाता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत पर के आधार पर की जाती है। आइए इसको फिर देखते हैं एक बार। ठीक है, ये जो मरीचिका होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का ये वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम है। वायुमंडल में कुछ ऐसा होता है कि हम देखते हैं बट हमारा वो भ्रम होता है, वो असली नहीं होता है। ठीक है, जिसमें प्रेक्षक जो मतलब कोई इंसान होता है, प्रेक्षक यानी जो इंसान जो एक्सपेरिमेंट करता है, जो वो काम करता है। ठीक है, प्रेक्षक अस्तित्वहीन जलाशय, ठीक है, एवं दूरस्थ वस्तु के उल्टे या बड़े आकार के प्रतिबिंब एवं अनेक प्रकार के विरूपण दिखता है। वस्तु और प्रेक्षक के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम दूर हो जाता है। इस घटना की व्याख्या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और पूर्णांतरिक परिवर्तन एवं अपवर्तन के सिद्धांत के आधार पर दी जाती है। जैसे आप देखते हैं कभी कभी क्या होता है कि आप चलते हैं रोड पे तो तेज धूप होती है रास्ते पे, तो लगता है कि वहाँ पे पानी भरा पड़ा है।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल सीधा साधा है यहाँ पे। जब आप चलते हैं रोड पे, बीच पे देखते हैं, तो आप जब दूर होते हैं तो आपको दिखता है कि रोड पे पानी लगा है कुछ ऐसे करके, ठीक है, जब तेज धूप होता है तो। लेकिन जब आप पास पहुँचते हैं तो वो भ्रम दूर हो जाता है, वहाँ पे कुछ पानी नहीं लगा होता है। यही है मिर्ची का टाइप का, ठीक है, वही बता रहा है। तो वही क्या है, अ, हम देखते हैं, वो हमारा जाते हैं वहाँ पास में, तो वो हमारा भ्रम दूर हो जाता है उसको देख के। तो आप समझ गए इसको, ये पूरा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है, आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा आंसर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जो मृग मरीचिका बनती है वो किससे बनती है, किस घटना से बनती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जो होती है उसी के फलस्वरूप बनती है, ठीक है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य को, हालांकि मैंने उसको बता दिया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, दोस्तों ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? मैंने बताया भी पहले कि जो गर्मी होता है, काफ़ी तेज़ धूप होता है और रास्ते में हम देखते हैं कि कुछ ऐसा जो पानी टाइप का पसरा हुआ है, पानी वानी मतलब है रास्ते पे, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। वो होती है ऑप्शन, इसमें हो जाएगा आंसर बी, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसी घटना के कारण क्या होता है, ग्रीष्म काल में हमको मरीचिका टाइप का परिघटना दिखाई देती है, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन दोस्तों। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर पता हो तो। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। तो प्रकाश के परिकीर्णन घटना के लिए उनको, ठीक है, नोबेल प्रकाश भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? सर सीवी रमन जी को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना, किसके लिए? प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों सर सीवी रमन को वर्ष 1930 में भौतिकी में प्रकाश के प्रकीर्णन के प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स आपके सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है, जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो संख्या होगी अनंत। क्या हो जाएगी? अनंत होगी, ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य को इम्पोर्टेंट, ठीक है। दोस्तों यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर रख दिए जाएं तो इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनता हो, ठीक है, और दर्पण के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। बहुमूर्तिदर्शी के अंदर, जहाँ पे जैसे एक मूर्ति का बहुत ज़्यादा वो हम दृश्य देखते हैं कि अंदर दो समतल दर्पण कितने पे 60 डिग्री पर झुके होते हैं, जिससे वस्तु के कई प्रतिबिंब दिखते हैं। आप समझ रहे हैं इसको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परवलीय दर्पण। क्या होता है? परवलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, देखिए। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य को दोस्तों वाहनों की हेडलाइटों में परवलीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलीय अवतल दर्पण, ठीक ना, परवलीय अवतल दर्पण होता है उसमें, ठीक है। परवलीय अवतल दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्र कर उसे एक उभयनिष्ठ नाभिकीय बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। हेडलाइटों में प्रयुक्त परवलीय अवतल दर्पण किसी स्रोत से आने वाली ऊर्जा को बाहर की ओर समानांतर किरणपुंज के रूप में प्रक्षेपित कर देते हैं, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा आंसर? तो लिखा है यहाँ पे, ठीक ना, यानी वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? तो परवलीय अवतल दर्पण यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ अवतल मतलब सिर्फ परवलीय नहीं होगा, यहाँ पे परवलीय अवतल दर्पण होगा, ठीक है, अवतल। आप समझ रहे हैं इसको? आपने देखा हो इसको। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, परवलिक
अवतल दर्पण होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वाहन चलाने हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण होता है। ठीक ना, वाहन चलाने हेतु जो होता है पश्च दृश्य, जो बोलते हैं साइड मिरर, वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य को दोस्तों। फ्रेंड्स, वाहन चलाने हेतु पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, जिससे वाहन चालक इस प्रकार के दर्पण से काफ़ी बड़े क्षेत्र को देख पाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा इतने सारे एमसीक्यूज को लगाया, और आप बताइए आपके इतने में से कितने सही हुए। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा आप। ठीक है, और तब फिर चलते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।